हेलो बच्चों, मैं आज आपको ग्रीक हिस्टोग्राफी के बारे में बताऊंगी। ग्रीक यानी जिसको हम यूनान भी बोलते हैं, वहाँ के लोगों ने कैसे इतिहास लेखन की शुरुआत की, कैसे वहाँ पर ग्रीक हिस्टोग्राफी के बारे में हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे वहाँ के विद्वानों ने इतिहास लेखन की शुरुआत की और उनके विचार क्या थे। यूनानियों ने इतिहास को विज्ञान कहा है। उनका इतिहास जो है आख्यान नहीं अपितु शोध है। आख्यान का मतलब है नरेशन, तो नरेशन नहीं, उन्होंने रिसर्च की है। वे न केवल अपने परिवार वंश वंशावली रखते थे, अपितु मानव जाति विज्ञान और भूगोल में भी दिलचस्पी रखते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही लिखना चाह रहे थे, नहीं, वो परिवार के साथ अपने के साथ साथ जो मानव जाति कैसे डेवलप हुई, कैसे उसका विकास हुआ, उनके रुचियाँ क्या है, दूसरे देश का भूगोल क्या है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, उनके पठार, पर्वत, नदियाँ, सब के बारे में भी जानने का उन्होंने प्रयास किया। इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार मानववाद और इतिहास में मानव के कार्यकलापों, उसकी उपलब्धियों, उत्थान पतन का भी वर्णन किया। यानी जो यूनानी लोग थे वो सिर्फ मानववाद के को बेस तो उन्होंने बनाया ही, लेकिन उन्होंने मानव जीवन, उनकी रुचियाँ, उनकी उपलब्धियाँ, वो कैसे जीवन जीते हैं, उनके विचार आचार, उस पर भी लिखा। और कैसे एक वंश खत्म होता है, दूसरा वंश गद्दी पे आता है, यानी जो राजवंश हैं, या देश की उन्नति अवनति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है अपने इतिहास लेखन में। वहाँ के इतिहास साहित्यकारों ने या इतिहास लेखकों ने इतिहास को साहित्य और दर्शन के समान ज्ञान की एक शक्तिशाली स्वतंत्र शाखा के रूप में भी स्थापित किया है। यूनानियों ने ऐतिहासिक साहित्य की रचना की ओर अपना ध्यान दिया है। यूनानियों ने ऐतिहासिक साहित्य यानी उस समय के जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, उसमें इतिहास का पुट लगाकर उन्होंने भी उसकी ओर रचना की है। इसी क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साहित्य है या ऐतिहासिक साहित्य जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसमें होमर की कविताओं का जिक्र आता है। होमर की कविताएं ये ऐतिहासिक महत्व की प्रथम रचना है। ये जो कविताएं हैं ये लोकगीतों पर आधारित हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे लोकगीतों पर आधारित कविताएं होती हैं, जिनकी विषय वस्तु जो है कवि के सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण और जीवंत बुद्धिमत्ता का परिचायक है। यानी जो जो जिसका बेस था कविताओं का, वो सौंदर्य के प्रति दृष्टि, यानी जो इन्वायरमेंट जो है, जीवन दर्शन जो है, जीवन के प्रति सौंदर्यता की जो भावना है उस पर उस पर बेस्ड उन्होंने लिखा है। हालांकि होमर की कविताओं के बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन जो भी कुछ हो, इनकी कविताओं में सौंदर्य दर्शन एवं प्रतिभा की आशा देखने को मिलती है। इन कविताओं ने यूनानी बौद्धिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। इस प्रकार हम होमर की कविताओं के बारे में जान सकते हैं। दूसरे विद्वान थे हेसियड, जिनको हेसियोड भी हमको कई किताबों में देखने को मिलता है। जो हेसियोड थे, उन्होंने इतिहास जो लेखन किया है वो धर्म पर आधारित या धर्म विशेष पर ज़्यादा जोर देते हुए लिखा है। उन्होंने ईश्वर के जन्म और जनता के प्रति उनके व्यवहार का वर्णन भी अपनी पुस्तक में किया है। इन्होंने युग चक्र सिद्धांत, जो चार धातुओं के नाम पर आधार पर चार युगों का वर्णन किया है। जैसे हमारे यहाँ भी चार क्या हैं, युग हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उन्होंने इस नामों को ना देते हुए उन्होंने अपने जो युग बताए हैं, स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और लौह युग। तो उनका मानना ऐसा है कि जो
जो सबसे अंतिम काल है उसके मानव के दुखों और उत्पीड़न के समय के रूप में वर्णित किया है लौह युग को, जबकि प्रथम युग जो स्वर्ण युग है उसकी अत्यधिक प्रशंसा की है। और दूसरा जो रजत युग है वहाँ तक आते आते मनुष्य जो है कि मैं हीनता की भावना का उदय होने लगा। जो कांस्य युग है उसमें व्यक्ति भावना शून्य होने के कारण परस्पर ग्रह कलह और संघर्ष की ओर अग्रसरित होने लगता है। हेसियड ने युग चक्र सिद्धांत पर होने वाले परिवर्तनों की कल्पना की है। जिस प्रकार दिन और रात और ऋतुओं की का आवागमन निरंतर होता रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में निरंतर यह चक्र चलता रहता है। एक युग आएगा और वो खत्म होगा, दूसरा युग आएगा। इस तरह हमारे समाज में जो 4 भारतीय युग की परंपरा है वो भी उसी पर चलती है। इतिहासकार कलिंगवुड ने आलोचना युग चक्र सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया है कि इसे अनैतिहासिक अवधारणा कहा है। जो ये अवधारणा है उनका मानना है ऐसा है कि मानव में निसंदेह धार्मिक प्रवृत्ति है, किंतु इतिहास का आधार धर्म न होकर मानव तथा उसके क्रियाकलाप होते हैं। तीसरे इतिहासकार हैं या विचारक हैं वहाँ के यूनान के हेकेटियस का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। ये इनको पहला यूनानी इतिहासकार कहते हैं। इन्होंने मिस्र का भ्रमण जब कर लिया उसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी। जो किताबें लिखी हैं उसमें पहली किताब है विश्व का पर्यटन, दूसरा है स्थानीय वंशावलियों का ग्रंथ। जो इनकी पहली किताब है उसमें फारस का वर्णन है और जो दूसरी किताब है उसमें प्राचीन आख्यानों की आलोचना की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आख्यान का मतलब होता है नरेट करना, यानी जो पुरानी कहानियाँ किस्से थी उनका इन्होंने आलोचना की है। इन्होंने अपने इतिहास लेखन में 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, पहला सच्चाई और दूसरा पारंपरिक आख्यानों का आलोचनात्मक परीक्षण। उन्होंने मतलब जो उनका इतिहास लेखन था उन्होंने जो भी हुआ है उसको सच्चाई के साथ लिखने पर जोर दिया है और जो परंपरा में चले आ रहे आख्यान हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए उसका परीक्षण किया, रिसर्च किया और उसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं हेरोडोटस, जिनको सभी लोग जानते हैं, जिनको इतिहास का जनक कहा जाता है। उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि उन्होंने इतिहास लेखन में एक नई दिशा दी है। उनका जन्म 484 ईसा पूर्व में हुआ और ये 430 ईसा पूर्व तक ये जीवित रहे। इनका जो जन्म है हेलिकारनेसिस नामक जगह पे हुआ जो एशिया माइनर में पड़ता था। एशिया माइनर क्या होता है? एशिया माइनर जो एशिया यूरोप के जो बीच का स्थान है, जहाँ पर मिलते हुए स्थान होता है, उसको वहाँ पर एशिया माइनर उसको कहते हैं। इनको इतिहास का जनक कहा जाता है और मानव शास्त्रों का भी जनक इनको माना जाता है। इनकी पहली रचना जो है हिस्टोरिका है। हेरोडोटस ने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। इतिहास का सिसरो ने इन्हें इतिहास का जनक कहा है। प्रोफेसर साटवेल ने इनको पर्शियन युद्धों का होमर कहा है। इतिहासकार कलिंगवुड ने हेरोडोटस को वैज्ञानिक इतिहास का श्रेय दिया है। ये अलग अलग विचारक इतिहासकार हैं, उन्होंने हेरोडोटस के बारे में अपनी संकल्पना दी है। उन्होंने हेरोडोटस ने जब हिस्टोरिका लिखी तब उसकी भूमिका में उन्होंने कुछ घोषणा की कि वो उनका जो उद्देश्य है वो क्या है। उन्होंने इतिहास शब्द का उद्देश्य उन्होंने वहाँ पर डिफाइन किया। उनका उद्देश्य था कि यूनानियों और पर्शियनों के
महान कार्यों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना और उनके युद्ध के कारणों को उद्घाटित करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो लिख रहे हैं उनका मतलब था कि जो भावी पीढ़ी को लिए बचा के रखने का मतलब है कि जो युद्ध हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि ये युद्ध क्यों हुआ, इनके कारण क्या थे, इनके परिणाम क्या हुए। तो इसका मतलब कि वो जानते थे या वो इनको इतनी समझ थी, क्योंकि विद्वान थे तो उनको इतनी समझ थी कि जब हमसे हमारे जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन आएगी वो भी जान सके कि क्या पहले हुआ था और क्यों हुआ था, इसका नुकसान क्या था और फ़ायदा क्या था। तो इसको जानने के लिए इन्होंने लिखा है। जो हिस्टोरिका है 9 भागों में की रचना है, जिसका हर भाग कला की 9 देवियों में से किसी एक को समर्पित है। जो किताब का मुख्य कथ्य है यूनानी पर्शियन संघर्ष है, जिसका महान अंत 480 ईसा पूर्व में सलामिस में हुआ। हेरोडोटस ने इतिहास लेखन किया और उस इतिहास लेखन की कुछ विशेषताएं हैं जिस कारण उनको इतिहास का जनक कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या थी। उनकी शैली में राष्ट्रभक्ति झलकती थी। राष्ट्रभक्ति झलकने का मतलब कि जो वो लिख रहे हैं अपने देश के प्रति समर्पित होकर लिख रहे हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें अपने देश को, राष्ट्र को। इस अप्रोच के साथ उन्होंने लिखा, यानी हमको भी उनका ये देन है कि जो भी इतिहासकार इतिहास लिखे वो अपने देश के बारे में या देश की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सबको सामने लाए और अपने देश की गुणगान वहाँ करे। दूसरा है राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में भी लिखा। यानी इतिहास जो है सिर्फ राजा रानियों की कहानी नहीं है या उनका जीवन नहीं है, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी संधियाँ नहीं हैं। इसके साथ साथ जो समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, जो जनता के कर्तव्य हैं, जो उनकी रुचियां हैं, जो उनकी अभिरुचियां हैं, जो संस्कृति है, जो उनके रीति रिवाज हैं, उनके बारे में भी वो लिखना चाहिए ताकि हम उनके बारे में जान सकें और उस संस्कृति से हमारा या दूसरों का भी परिचय हो सके। उन्होंने जब इतिहास लेखन किया तो इतिहास में साक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्होंने साक्ष्य अपने इतिहास लेखन में साक्ष्यों की बहुत मदद ली। अब उन्होंने युद्ध का जिक्र किया तो निश्चित तौर पे युद्ध के जिक्र में साक्ष्य रहे होंगे, क्योंकि वो तो उस समय वहाँ युद्ध के मैदान में तो थे नहीं। तो उन्होंने साक्ष्य क्योंकि जो सैनिक होंगे, सेनापति होंगे, वहाँ के जो कर्मचारी होंगे, जिन्होंने युद्ध का आंखों देखा हाल देखा होगा, तो उन्होंने उनसे संपर्क किया होगा, हेरोडोटस ने उनसे संपर्क किया गया होगा और उसका वर्णन उनसे सुना होगा और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने अपनी किताब में डिस्क्राइब उसको किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आख्यान लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक इतिहास लेखन में बदल दिया। यानी जो कथा के फॉर्म में चली आ रही थी, किस्से के रूप में, कहानियाँ रूप में इतिहास जो लिखा जा रहा था उनसे पहले, तो उसको वैज्ञानिक यानी सिस्टमैटिक, और उसकी वैज्ञानिक का मतलब है कि खोज करके कि सही है गलत है, ऐसा वो वैज्ञानिकता के साथ उन्होंने लेखन की पद्धति चलाई। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में तर्क पद्धति को अपनाया, जिससे हमें पता चल सके कि पहले ऐसा मानव जाति में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण क्या था। तो उन्होंने तर्क पद्धति को अपनाते हुए अपने इतिहास लेखन लिखा। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में राजनीतिक विवाद के दोनों पक्षों का सही जिक्र किया। मतलब एक पक्षीय इतिहास नहीं लिखा। जो इतिहास है लिखा उन्होंने, क्योंकि राजनीति विवाद एक पक्षी तो होगा नहीं, दो पक्ष होंगे या दो देश होंगे या दो व्यक्ति होंगे, उनका जो वर्णन है वो दूसरे वाले का भी लिखा और पहले वाले का भी उन्होंने वही सही वर्णन किया। किसी के साथ पक्षपात करने की उन्होंने प्रयास नहीं किया। हेरोडोटस ने सुनी सुनाई घटनाओं के बारे में भी लिखा।
जिनको हम किदवंती कहते हैं, वो उन्होंने वहाँ पर सुना और फिर उसको लिखा। हेरोडोटस ने सहज, रोमानी और चमत्कार करने वाली शैली में भी लिखा, क्योंकि देखिए किसी भी कुछ भी लिखा हो कहीं किताब में, यदि उसमें कुछ अच्छा या क्रिएटिव या बहुत सुंदर नहीं होगा तो जो इंसान है, मनुष्य है, जो वो उसको उस लेखन में क्या होगा, उस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और उस इंटरेस्ट के लिए ये सब चीज़ों का इतिहास लेखन में उन्होंने इतिहास जो लिखा उसमें सब चीज़ों का मिश्रण करा, जो मनोरंजक और अद्भुत कथाएं सुनाने की लोगों की ज़रूरत पूरी करती थी। यानी इससे ये जो सहज है, रोमानी है, थोड़ा सा हाइपो है, तो उससे क्या है, लोगों को जो डिस्कशन है उस किताब के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। ये कुछ विशेषताएं थीं जो हेरोडोटस ने पहली बार अपने इतिहास लेखन में, हिस्टोरिका में इंट्रोड्यूस की सारी चीज़ें और विशेषताएं, जिसके कारण उनको हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। प्रोफेसर बार्ने ने उनकी तारीफ में कुछ कहा है। उनके अनुसार इतिहास लेखन के क्षेत्र में हेरोडोटस का यश एक रचनात्मक कलाकार के रूप में हमेशा अमर रहेगा। ये प्रोफेसर बार्ने हैं जो उनके बारे में। नेक्स्ट इतिहासकार हैं, यूनानी इतिहासकार हैं थीसीडाइसिस, जो उनका जन्म 460 बीसी में हुआ और 396 बीसी तक वो जिंदा रहे। उन्होंने जो इतिहास लेखन किया, उस इतिहास लेखन में उन्होंने ऐतिहासिक सत्य पर बल दिया और इसे बड़े सहज सरल शब्दों में व्यक्त किया। उनके जो वो जिस विषय पर लिखना चाहते थे या चुनते थे उस पर केंद्रीकृत रहते थे, और जो मुख्य विषय से संबंधित चीज़ें नहीं हैं वह उनको त्याग देते थे, यानी अपने काम पर फोकस करते थे जिस पर वो लिखना चाहते हैं। यूनानी इतिहास लेखन में उन्होंने प्रणाली विज्ञान पर आधारित लेखन किया। वह राजनीतिक इतिहासकार थे जिन्होंने राजनीति को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा। नेक्स्ट इतिहास लेखक हैं पॉलीबियस। इनका जन्म 198 ईसा पूर्व में यूनान के मेगालोपोलिस में हुआ था। अल्पायु में वो मजिस्ट्रेट के पद पर और फिर राजदूत के पद पर राजदूत बन गए। 168 बीसी में वो पेडना के युद्ध के बाद वह युद्धबंदी के रूप में रोम लाए गए। रोम में सीपियों के संपर्क में आने के बाद वह इतिहास लेखन की ओर उन्मुख हो गए। उन्होंने उनकी जो किताब है वो इतिहास नामक उन्होंने किताब लिखी, जिसमें रोम साम्राज्य के विस्तार और संवैधानिक विकास पर लिखा, जो 40 जिल्दों में है, जिसमें से कुछ अब जिल्द बचे हैं, सिर्फ अब कुछ बचे हैं। उन्होंने पॉलीबियस जो थे वो उन्होंने इतिहास विज्ञान को 3 तरीके से बताया है। पहला वो कहते हैं कि लिखित दस्तावेज और इस तरह प्राप्त सामग्रियों की व्यवस्था, यानी जो इतिहास विज्ञान है या इतिहास लिखने का तरीका है, लिखित दस्तावेजों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना और उनको लिखना वो बताते हैं। दूसरा है कि इतिहास विज्ञान में जब हम लिखते हैं, इतिहास लेखन करते हैं, तो स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी पर उन्होंने कहा कि किसी भी देश का भौगोलिक विस्तार, नदियाँ, नगर का डेवलपमेंट, बंदरगाह, वहाँ के यातायात के संसाधन, वहाँ की जलवायु, जो उनका विवरण वो देते हैं। और तीसरा जो उन्होंने इतिहास विज्ञान में वर्णन किया है वो राजनीतिक मामलों का उन्होंने वहाँ अध्ययन किया है। ये भी सत्य पर बड़ा जोर देते थे और इससे इतिहास की आँख कहते थे। इसका मतलब कि जो आँख देख रही है वही हम वर्णित कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं।
इतिहासकार को किसी तरह के पूर्वाग्रह या दलगत भावना से ऊपर होना चाहिए, ऐसा इनका पोलिबियस का मानना था। क्योंकि यदि हम पूर्वाग्रह होकर इतिहास लिखते हैं या किसी ग्रुप से जुड़कर उसके बारे में अच्छा और दूसरे ग्रुप के बारे में अच्छा खराब लिखते हैं, तो वो एक पक्षी हो जाएगा और वो इतिहास हमारा प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे या दूसरा जब उसको पढ़ेगा तो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि सही पक्ष क्या है। तो हमें दोनों पक्षों को बराबर से और बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इतिहास लेखन करना चाहिए। वह बताते हैं कि इतिहास का उद्देश्य वास्तविकता और समझना, साथ ही यह पता लगाना कि क्यों एक विशेष नीति या व्यवस्था सफल या असफल रही। उनका जो उद्देश्य था कि कोई भी इतिहास लेखन कर रहा है तो उसमें, क्योंकि हमें ये वहाँ उस चीज़ की वास्तविकता क्या है ये समझना है। पहले तो इतिहासकार खुद समझे कि वास्तविकता क्या है और समझ के ये पता लगाना कि ये जो नीति किसी भी राजा ने, किसी राजवंश ने या वहाँ के मंत्रिमंडल ने या प्रजातंत्र ने या राजतंत्र ने वहाँ के कोई नीति जो उन्होंने अपने लिए बनाई या दूसरे देशों के साथ बनाई, तो कोई ना कोई नीति बनाई होगी। तो निश्चित तौर पे कोई राजा जब बनाता है तो वो या तो असफल होती है या तो सफल होती है, और सफल हुई तो क्यों हुई उसके कॉज होंगे, और असफल भी होगी तो भी उसके कोई ना कोई असफलता के कारण होंगे। या तो वो दूसरा राष्ट्र संतुष्ट नहीं होगा, या वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं होगी, या सफलता के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, या राजा की बुद्धिमत्ता कैसी है कि राजा अपनी जनता और दूसरे राज्यों के साथ कैसे व्यवहारिक संबंध स्थापित करता है, कैसे उससे सौहार्दपूर्ण संधि करता है, इस पर डिपेंड होता है। तो इस सब चीज़ों का उसका मानना था कि सब कुछ पता करना चाहिए, उसके बाद हमें इतिहास लेखन करना चाहिए। प्रोफेसर सॉर्टवेल ने पोलिबियस की वैज्ञानिक प्रणाली की प्रशंसा की है। ये कुछ मुख्य यूनानी लेखक थे, यूनानी इतिहासकार थे, और इसके अलावा यूनानी इतिहासकारों में स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एरियन आदि हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनानी इतिहास लेखन के अवलोकन से हमें पता चलता है कि यूनानी जो लेखक थे या इतिहासकार थे वो व्यक्ति में दिलचस्पी लेते थे। व्यक्ति कहने मतलब कि मानव में दिलचस्पी लेते थे। प्रोफेसर कलिंगवुड ने लिखा है कि यह मानव इतिहास का वृत्तांत, मानव की उपलब्धियों का इतिहास, व्यक्तियों के उद्देश्यों और मानव की सफलताओं असफलताओं का इतिहास है। प्रोफेसर थॉमसन ने यूनानी इतिहास लेखन के बारे में लिखा है कि यूनानियों ने सभी तरह का इतिहास लिखा। उन्होंने ही पहली पहल वास्तविक इतिहास लिखने की कला सीखी, इसके उद्देश्यों, इसके कार्यों और इसके नियमों को बतलाया। यूनानी इतिहास लेखन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यूनानी जो लेखक हैं वो व्यक्ति में दिलचस्पी लेते थे, यानी मानव के क्रियाकलापों में वो दिलचस्पी लेते थे। प्रोफेसर कलिंगवुड ने लिखा है कि यह मानव इतिहास का वृत्तांत, मानव की उपलब्धियों का इतिहास, व्यक्ति के उद्देश्यों और मानव की सफलताओं असफलताओं का इतिहास है। प्रोफेसर थॉमसन ने यूनानियों ने लिखा है कि यूनानियों ने सभी तरह का इतिहास लिखा। उन्होंने ही पहल वास्तविक इतिहास लिखने की कला सीखी, इसके उद्देश्यों, इसके कार्यों और इसके नियमों को बतलाया। इस प्रकार ये मेरा टॉपिक अब समाप्त हो चला है। इससे संबंधित प्रश्न भी मैंने कुछ दिए हैं ताकि बच्चे भी इसको देखते हैं इस वीडियो को, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में, आगामी पेपर्स में आपके आ सकते हैं। तो मेरा बच्चे लोग, आप लोग ना यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा का वर्णन कीजिए। जैसा मैंने आपको इतना सारा कुछ मैटर्स पीपीटी में दिया हुआ है, तो काफ़ी हद तक आप लोग इससे लिख सकते हैं। इंडिविजुअली क्वेश्चन हेसियड है, हेरोडोटस पर पूछा जा सकता है, तो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।